Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 11th history. Class 11th history, chapter 3 according to your syllabus, chapter 2 न्यू सिलेबस। सीबीएसई ने जिस नए सिलेबस को आपके जो नया सिलेबस 11th का दिया उसमें चैप्टर 3 आपका चैप्टर 2 है, क्योंकि चैप्टर 1 आपका डिलीटेड है। तो चैप्टर 1 हम लोग खत्म कर चुके हैं। चैप्टर 2 जो चैप्टर 3 है उसको पढ़ेंगे। चैप्टर 3 क्या है? एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट। एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट। An empire across 3 continents. Okay? An empire across 3 continents. It means एक साम्राज्य जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ हो। एक ऐसा साम्राज्य जिसका विस्तार कहाँ हो? एक ऐसा साम्राज्य जो 3 महाद्वीपों में फैला हो। Okay? It means we are going to discuss about the topic, I mean to say that की empire which is widely spread from the 3 continents. 3 continents कहाँ कहता है? पहला यूरोप, दूसरा कहता है एशिया, एंड तीसरा कहता है अफ्रीका। या हम इसको ऊपर कर लें, अगर हम क्रम से देखें तो यूरोप एंड अफ्रीका, देन आफ्टर एशिया। एक्सपेंशन कुछ ऐसे है। हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे तो इस टॉपिक को आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर कहता है यहाँ पे कुछ बातों को बताते हुए, अगर आप बुक में देखें तो कहता है कि द रोमन एम्पायर, ये किस एम्पायर की बात है? और ये किस एम्पायर की? तो कहता है रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर का विस्तार कहां से कहां तक था? तो कहता है वो 3 साम्राज्यों, 3 महाद्वीपों पे फैला हुआ था रोमन साम्राज्य। कहता है द रोमन एम्पायर कवर्ड अ वास्ट स्ट्रेच ऑफ टेरिटरी, covered a vast stage of territory, okay, that included most of Europe as we know it today and a large part of the fertile crescent. Okay, large part of the fertile crescent. एक वर्ड है यहाँ पे fertile crescent. fertile crescent. What is the meaning of fertile crescent? कहते हैं fertile crescent it means अर्धचंद्राकार उपजाऊ क्षेत्र। कुछ यूं है। रोमन एम्पायर कहता है द रोमन एम्पायर covered a vast stretch of the territory that included most of Europe as we know it today and a large part of the Fertile Crescent and North Africa. In the chapter we shall look at the way this empire was organized, the political forces that shaped its density and the social groups into which people were divided. You will see that the empire embraced a wealth of local culture and language. Okay? It means the Roman Empire, this empire was expand, फैला हुआ है। कहां से कहां तक? 3 महाद्वीपों पे, यूरोप, अफ्रीका और कुछ पार्ट एशिया में। अफ्रीका में कहां पे? कहता है नॉर्थ अफ्रीका। नॉर्थ अफ्रीका के पार्ट ये फर्टाइल क्रिसेंट्स के रूप में
एक उपजाऊ मैदान के रूप में, एक अर्धचंद्राकार उपजाऊ मैदान के रूप में उसका विकास हमें दिखाई देता है। एकदम क्लियर है, ऑथर आपको ये चीज बताना चाहता है कि किस तरीके से एक पूरे साम्राज्य एक बड़े क्षेत्र में फैला, विकसित हुआ, उसका विकास हुआ। बुक कहता है कि ऑथर आपको एक्सप्लेन करते कहता है कि the political force that shaped its density and the social groups into which people were divided, you will see the empire embraced the wealth of local culture and language. कहता है इन क्षेत्रों में कई चीजें आपको मिलेंगी, लोकल कल्चर, ओके, लोकल लैंग्वेज, इसके अलावा लोकल कल्चर, लोकल लैंग्वेज, वेरियस एथनिक ग्रुप, ओके। कहता है कि इस पूरे एरिया में काफी बड़ा इलाका है, तो यहाँ पे लोकल कल्चर आपको मिलेगा, लोकल लैंग्वेज आपको मिलेंगी, कई सारे ग्रुप्स मिलेंगे, और हर ग्रुप के लोग इस रोमन एम्पायर में क्या है, अपने को मर्ज करके रखते हैं। ओके, इट इज वेरी क्लियर। आई कहता है यू विल सी दैट एम्पायर embraced the wealth of local culture and language, that women had a stronger legal position than they do in many countries today. यहाँ पे एक क्वालिटीज की और कहता है रोमन एम्पायर के बारे में। ये सारी क्वालिटी किसकी है? रोमन एम्पायर की। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो इसलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूं। रोमन एम्पायर की एक क्वालिटी और, विमेन्स, they were more stronger than, कब से? अपने समय से आज की स्थिति की तुलना में ये मजबूत स्थिति में थी। वुमेन्स हैड स्ट्रॉन्गर लीगल पोजिशन than they do in many countries today. Okay, then many countries today. Okay, इसके आधार पे आपने क्या देखा? आपने देखा कि जो सामाजिक स्थिति है वो एकदम चेंज है। विमेन्स की कंडीशंस अलग है, विमेन्स मजबूत स्थिति में है, कई सारे लोकल लैंग्वेजेस हैं, लोकल कल्चर है, लोकल वेरियस एथनिक ग्रुप्स हैं, और सब एक साथ रह रहे हैं। एक बड़ा साम्राज्य है जो कई क्षेत्रों में फैला हुआ है, बड़े क्षेत्रों में, काफी बड़े भाग में फैला हुआ है। ओके, उसके बाद कहता है, बुक कहता है कि that, okay, but also that much of the economy was run on slave labor, denying freedom to substantial number of persons from the 5th century on. Empire fell apart in the west, but remained intact, the exceptionally prosperous in the eastern half. The caliphates which you will read about in the next chapter built on this prosperity and inherited its
अर्बन एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस। कहता है सीधा कि इनके साथ एक और कंडीशन है, इस पूरे रोमन एम्पायर के साथ। रोमन एम्पायर के साथ कंडीशंस है, वो है कौन सी कंडीशंस जोड़ेंगे आप? स्लेव वर्कर, ओके, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में दासों का बड़ा महत्व था। समाज धीरे धीरे डेंस होता जा रहा था, एक घनी आबादी बसती जा रही थी, लेकिन इसके साथ साथ एक पूरी की पूरी जो रोमन एम्पायर थी उसकी अर्थव्यवस्था दासों के ऊपर निर्भर थी। दास उनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य हिस्सा थे, मेन पार्ट थे। फर्टाइल क्रिसेंट से उनको पर्याप्त अनाज मिलता था, दासों की मदद से वो खेती करते थे, सरप्लस प्रोडक्शन उगाते थे और फिर शहर की तरफ से उनका विकास हुआ होगा। तो फर्टाइल क्रिसेंट का अपना एक योगदान था। ठीक है, तो इतने के बाद अब आप आइए उन चीज़ों को हम पढ़ेंगे कि किस आधार पे हम रोमन एम्पायर को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। आइए इनको देखते हैं कौन कौन सा है, इसे मिटाते हैं। One more thing which is very important, which I want to share with you, that we are going to read about Roman Empire. Roman Empire. Okay? So how dark? Roman Empire. Okay? What we observe having read this whole paragraph. हमने इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ा और एक चीज जाना, क्या? सबसे महत्वपूर्ण बात। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी? सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी, अरे सॉरी, डेट। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी? सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि हम इस पूरे साम्राज्य को एक ऐसे क्षेत्र पे डेवलप होते हुए देखते हैं जो जोग्राफिकल कंडीशन के आधार पे, जो अपनी डेमोग्राफी के आधार पे काफी कुछ डिफरेंट था, काफी कुछ उसमें विभिन्नताएं थी, भिन्नताएं थी। क्या थी? उन चीजों को एक एक करके समझते हैं। लेकिन पहले इसको समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स को देखना पड़ेगा, और वो पॉइंट्स क्या है? इन चीजों को जानना। किसी भी क्षेत्र का इतिहास जानना है, सपोज मान लीजिए रोमन एम्पायर के बारे में जानना है। रोमन एम्पायर की क्या जाननी है हमको? हिस्ट्री। हिस्ट्री जानने के लिए रोमन एम्पायर का हमको क्या करना पड़ेगा? रोमन एम्पायर या हिस्ट्री को हम ऊपर लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको समझ में आने का। हिस्ट्री को हम ऊपर लिखते हैं। रोमन हिस्ट्री को जानने के लिए, रोमन एम्पायर की हिस्ट्री को जानने के लिए हमें इसे 3 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। क्या क्या? अब अगर आपकी अकॉर्डिंग बुक चले तो बुक में 3 बातें कहती है। कहता है कि रोमन हिस्टोरियंस हैव ए रिच कलेक्शन ऑफ सोर्सेस टू गो ऑन। सोर्सेस क्या है? सोर्सेस टू अंडरस्टैंड द रोमन हिस्ट्री। रोमन हिस्ट्री का इतिहास जानने के लिए हमारे पास कौन से सोर्स हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्या क्या है? पहला, अगर आप बुक पढ़ें, बुक में क्लियरली मेंशन है कुछ चीजें। कहता है सबसे महत्वपूर्ण बात बुक में क्या है? कहता है अकॉर्डिंग टू योर बुक द फर्स्ट दैट इज टेक्स्ट। टेक्स्ट। सेकेंड
सेकेंड कहता है दैट इज डॉक्यूमेंट एंड थर्ड दैट इज मिनरल्स, सॉरी मटेरियल्स। ओके, मटेरियल्स, डॉक्यूमेंट्स एंड टेक्स्ट। हम इसको और आसान भाषा में कहते हैं, इसको कहते हैं लिटरेचर। ओके, लिटरेचर। हम डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं इंस्क्रिप्शंस, रॉक एडिट्स, टेबलेट, पेंटिंग्स, etc। ओके, इस तरह के और भी सारी चीजें हैं, इसको डॉक्यूमेंट में ले सकते हैं। मटेरियल्स में क्या लेंगे हम? मटेरियल्स में हम इसको लिखते हैं आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स को हम अगर तोड़े, बांटे, तो किस रूप में तोड़ सकते हैं? आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में हम इसको कई पार्ट में तोड़ सकते हैं। क्या क्या? जैसे डोमेस्टिक गुड्स which collected in excavation, okay, then after building, then after tools, people, agricultural equipment, pottery, ware, etc। इतने पार्ट हम तोड़ सकते हैं। अभी हमारे पास क्या होगा? एक लंबी चीज हमें मिली जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हम इतिहास को इन चीजों के आधार पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। रोमन इतिहास को समझाने के लिए, बताने के लिए इन बातों का विशेष सहारा लिया गया। जैसे अगर आप देखें ध्यान से, जैसे अगर आप कुछ चीजों को देखें, तथ्यों को समझें, तो कहता है क्लियरली कि जो रोम था, रोम इतिहासकारों के पास ऐसी बहुत सी सामग्री मिली जो सोर्स के रूप में, जो एविडेंस के रूप में हमें रोमन इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसमें एक बात और मैं कहना भूल गया, वन मोर थिंग विच आई वांट टू शेयर विथ यू, दैट इज द पेपरिस। एक घास थी, पेपरिस। पेपरिस क्या था भाई? पेपरिस टुडे इट वाज डिस्कस्ड बाय यू इन योर क्लास दैट पेपरिस, a type of paper, a large number of survive in both Greek and the papyrus was a reed-like plant that grew along the bank of the Nile in Egypt and was proceeded to produce writing materials that was very widely used in everyday life. Thousands of contracts
accounts, letters, and official documents survive on papyrus and have been published by scholars who are called the papyrologists. Material remains included a very wide assortment of items that mainly archaeologists discover. For example, through excavation and field survey, for example, buildings, monuments, and other kind of structure, pottery, coins, mosaic, everyone. Okay, यहाँ मैं एक छोड़ दिया. आप coins भी लिखिए, coins. Okay, mosaic. हर चीज इनके इतिहास को समझाने के लिए एक बेहतरीन आपको माध्यम बताती है. कहता है कि रोमन इतिहास को समझने के लिए, रोमन हिस्ट्री को जानने के लिए हमारे पास एक बड़ी संख्या में सोर्स हैं. इन सोर्स की मदद से हम पूरे इतिहास को समझ सकते हैं. क्लियरली क्या टेक्स्ट में क्या क्या होंगे, डॉक्यूमेंट्स में क्या आएंगे, इंस्क्रिप्शंस और लिटरेचर में क्या क्या होगा, इन बातों को क्लियरली एक्सप्लेन करता है ऑथर और कहता है कि ये सारी चीजें रोमन इतिहास के लिए एक क्या है, एक महत्वपूर्ण सोर्स हैं जो हमें इसकी सूचना देते हैं. अब हमने सोर्स की बात कर ली. अब आइए देखते हैं कि रोमन एम्पायर में किनका साम्राज्य था और कौन लोग शासन करते थे. आइए जरा उनको देखते हैं. अभी तो हम लोगों ने ये समझा कि रोमन एम्पायर को समझने के लिए हमारे पास क्या सोर्स हैं, क्या मटेरियल्स हैं, कौन कौन से टेक्स्ट हैं, कहाँ से मिले, उनका एक्सकवेशन कब किया गया, इन सारी चीजों पे. One more thing which I want to share with you here, that source is very important for history. Without source, you cannot say that this is the truth. ये सही है, ये बात आप नहीं कह सकते तब तक जब तक आपके पास सोर्स नहीं है. ओके, तो सोर्स का होना सबसे जरूरी है. ओके, let me read this paragraph, because when you will read this paragraph, that would be better for you to easily understand that who ruled on that area. Okay, first of all, it was discussed by me that this was a very vast empire. It was stretched from Europe to North Africa and Asia. But there not only one empire, one other empire was also in existence. कौन था वो? आइए देखते हैं. कहता है the two powerful empire ruled over most of Europe, North Africa and the Middle East. Okay, कहता है two powerful empire. Who ruled कहाँ पे? Who ruled over most of Europe. Most of Europe. Most of Europe, North Africa and North Africa and the Middle East in the period, and Middle East in the period. Okay, there should be no doubt in your mind clearly what I wrote here. The two powerful empire who ruled over the most of Europe, North Africa and Middle East. यूरोप के भाग पे, नॉर्थ अफ्रीका के एरिया पे और मिडिल ईस्ट पे ये लोग शासन करते थे. कहता है ऑन 7th century अर्ली पार्ट, कहता है मिडिल ईस्ट इन द पीरियड बिटवीन द अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट इन द पीरियड बिटवीन द बर्थ ऑफ क्राइस्ट and the early
पार्ट ऑफ द 7th सेंचुरी। कहता है मिडिल ईस्ट के बाद पूरा सेंटेंस इन द पीरियड मिडिल ईस्ट इन द पीरियड पूरा सेंटेंस लिखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। मिडिल ईस्ट इन द पीरियड बिटवीन द बर्थ ऑफ क्राइस्ट between the birth of Christ and the early part of the 7th century and the early part of 7th century AD और C दोनों कह सकते हैं। अब यहां ये लाइन क्या कहता है चलिए समझिए। कहता है क्राइस्ट के जन्म से लेकर 7th सेंचुरी एडी तक, या अगर कहें 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध 630 के डिकेड्स तक की अवधि में अधिकांश यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व तक के विशाल क्षेत्र में दो पावरफुल एम्पायर शासन करते थे। दो साम्राज्य था, ये दोनों साम्राज्य शासन करते थे। ये दोनों साम्राज्य कौन कौन से थे? कहता है एक साम्राज्य था दो साम्राज्य थे। कौन कौन? बुक में देखिए, आई थिंक आप बता देंगे। यस, वेरी गुड, यू शुड ट्राई। गुड, ट्राई। ओके, वेरी गुड। कहता है रोम एंड ईरान, दो साम्राज्य, रोम और ईरान दो शासन था। यही दो पावरफुल एम्पायर थे। दो पावरफुल एम्पायर थे उस समय, ठीक है, रोम और ईरान थे। इनमें आपस में खूब कंपटीशन था, प्रतिस्पर्धा थी। अपने इतिहास के अधिकांश काल में खूब लड़ाई लड़े। ये साम्राज्य के एक दूसरे से काफी अलग थे। रोमन एम्पायर कल्चरली रिच थी। कल्चरली रिच थी रोमन एम्पायर। ओके, तो ये जो रोमन एम्पायर है वो सांस्कृतिक रूप से ज्यादा समृद्ध था। किससे? ईरान से। ईरान में दो शासक थे, किसका? सैसेनियन और पार्थियन। एक सैसेनियन, इन लोगों ने शासन किया। तो ये दो साम्राज्य शासन किए, दोनों में खूब प्रतिस्पर्धा हुई, दोनों में कभी शांति का भाव नहीं रहा। युद्ध हमेशा होते रहे। कहता है दोनों लड़ते रहे कि साम्राज्य एक दूसरे के बिल्कुल पास थे। इन्हें जो इनके बीच की जमीन थी, नैरो एक बेल्ट से ही अलग होते थे, जो यूफ्रेट्स, मतलब कहता है कि दोनों साम्राज्यों के बीच में ये वाला जो रीजन था, जो ये रीजन है, ओके, ये रीजन, ओके, क्या बहती थी यहां पे? कहता है यूफ्रेट्स रिवर। यहां पे यूफ्रेट्स रिवर बहती थी, फरात नदी बहती थी। ये नदी का नैरो बेल्ट दोनों साम्राज्यों को अलग अलग करता था। दोनों साम्राज्य इसी से अलग होते थे, यूफ्रेट्स रिवर से ही अलग होते थे। कहता है आगे कि हम इस चैप्टर में रोम के साम्राज्य के बारे में भी पढ़ेंगे, मगर कहीं कहीं हम प्रसंगवश रोम के प्रतिद्वंदी ईरान का भी उल्लेख करते रहेंगे। इट मीन्स वी विल डिस्कस अबाउट रोमन एम्पायर एंड द इरानियन एम्पायर बोथ।
कुछ समय के लिए हम इरानियन एम्पायर के बारे में भी हम थोड़ा बहुत पढ़ लें। कहता है अगर बुक चैप्टर कहता है इफ यू लुक एट द मैप यू विल सी द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप एंड अफ्रीका आर सेपरेटेड बाय अ सी दैट स्ट्रेचेज ऑल वे फ्रॉम स्पेन इन द वेस्ट टू सीरिया इन द ईस्ट। कहता है अगर आप मैप देखें तो मैप को देखेंगे तो बहुत कुछ क्लियर आपको हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम टेलिंग। माय डियर, आज के लिए इतना ही। हम इसी टॉपिक को फिर आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।